हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जो हमारी सुबह की सीरीज चल रही है, मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर पॉलिटी के बाद में आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन आएगा। तो आज से इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड पे क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट का बड़ा इशू हो रहा है यार लखनऊ के अंदर। मतलब पता नहीं किसका यार मुस्कुरा रहा है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बारिश जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जिसकी वजह से लाइट का थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसलिए आज बोर्ड पे क्लास नहीं है। होपफुली आज 2 या 3 क्लासेस रिकॉर्ड होंगे, तो उसके बाद में आपको जो अगला क्लास मिलेगा दैट विल बी ऑन बोर्ड। ठीक है, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेल, मैपिंग का जो क्लास है ये सीरीज आपकी आज खत्म हो जाएगी शाम को 4:30 बजे। अगर आपने अभी पूरी सीरीज नहीं देखी है, कहीं पे कोई क्लास आपका मिस हुआ है, तो प्लीज़ डू वॉच इट। ये आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है सुबह कितने बजे, 6:45 एक क्लास रहता है जो आपके हर एग्जाम को कवर करता है। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस सेशन। इसके अलावा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे के जो आपके क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, 10:30 बजे के क्लास में आपको आज का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो है गवर्नर। गवर्नर के अंदर जो आपके पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी पढ़ा देंगे आपको। मतलब देखो, बिना पीडीएफ के होगा, पहले ही बता दे रहे हैं, बाद में पीडीएफ का रोना हमसे आके मत रोना। इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में जो अभी रिसेंट वाले गवर्नर बने वो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, गवर्नर रहेगा। कल सीएम पढ़ेंगे, फिर कैबिनेट पढ़ेंगे। 2 बजे के क्लास में आपका बिल्कुल लास्ट शॉर्ट पे इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं। लास्ट का मतलब हो गया एमटीएस की डेट्स आ चुकी हैं, सेंटर्स आ चुके हैं, तो उसके लिए आपका फाइनल टचअप जो बाकी था वो आपका रहेगा दोपहर में 2 बजे। दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल पूरे दिन भर में मेरे 5 क्लास होते हैं, जिसमें से 2 क्लास तो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, 15-15 मिनट के होते हैं, और बाकी क्लासेस आपको पता है आधे आधे घंटे के होते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने पूरे शेड्यूल में 3 घंटे का समय निकाल लिया करें। चलिए आगाज करते हैं और सबसे पहला सवाल देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्या बना है। अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये हमें कौन से सेक्टर में देखने को मिलता है। तो जब आप पॉवर्टी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट्स के फॉर्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीजनल हो गया, जैसे कि साइक्लिक हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, और ये आपका डिस्गाइज हो गया। तो अलग अलग टाइप के आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलते हैं। पेपर के अंदर यूजुअली आपसे डिस्गाइज के बारे में पूछा जाता है। डिस्गाइज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो कि कोई एक लैंड है ना, ये कोई सपोज करो कोई खेत वगैरह है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई एक फार्मर होगा, कोई किसान होगा जो उसके ऊपर काम करता होगा, लेकिन आगे चल के भाई इसके 2 बेटे भी आ गए, अब वो भी इसी पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा लोग इसके घर के अंदर रहने आ गए हमेशा के लिए, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन थोड़ी ना इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है या फिर ये जो लैंड का एरिया है वो उतना ही है। तो इससे कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको यूजुअली देखने को मिलता है। अगला, डिमांड कर्व फॉर द गिफिन गुड्स। ग्रिफिन गुड्स की जब हम बात करते हैं तो ये किस तरीके के गुड्स होते हैं। ग्रिफिन गुड्स में आ जाओ, या लग्जरी गुड्स आ जाएं, या इंफीरियर गुड्स आ जाएं। अब ये ग्रिफिन गुड्स में कौन सी चीज़ें आएंगी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताएगा। द डिमांड कर्व फॉर द ग्रिफिन गुड इज अपवर्ड राइजिंग, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका प्राइस गिरता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। यही तो होता है। अगर 50 रुपये का लाइक 50 रुपीज़ पर केजी अगर आपको आलू मिलता है और वो अचानक से 10 रुपये हो जाए, तो आप क्या करेंगे, घर में भर के रख लेंगे कि आगे चल के पता नहीं कितना महंगा हो जाए, राइट। अगला, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये किसके द्वारा कहा गया है? अब किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई होगी तो उसकी डिमांड अपने आप ही क्रिएट हो जाती है ना। अब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखोगे, आजकल अगर आप देखो तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, अब डिफरेंट डिफरेंट जितने बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड लेके आ रहे हैं। कोई कह रहा है 3 मिनट में क्रेडिट कार्ड, कोई कह रहा है 2 मिनट में क्रेडिट कार्ड, कोई कह रहा है तुम्हारे घर पे आके क्रेडिट कार्ड देके जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपको लालच देने वाली बात है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई होती है ना, जब आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप खुद ब खुद उस चीज़ के लिए क्या करते हो, डिमांड को क्रिएट कर देते हो। तो ये कहा गया है जेपी से के द्वारा। अगला सवाल, व्हाट डज ईसीएस इन बैंकिंग स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग के अंदर इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इनको किसके आधार पर क्या डिक्लेयर किया जाता है या फिर इनको किसके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक तो हो गया एग्रो और दूसरा हो गया मिनरल, यानी कि एक तो आपका एग्रीकल्चर बेसिस पे, एक आपका मिनरल के बेसिस पे, दो अलग अलग कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। अगला सवाल, हु प्रोपाउंडेड द टर्म मार्केट लॉ। मार्केट लॉ जो है, ये जो शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी से के द्वारा शब्द को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर कर देना, इतना काम कर लेना है ना। अगला सवाल, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन द फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज नोन एज। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप क्या करने जा रहे हैं, बाहर के देश में बेचने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो प्राइस है आपने उसके प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया। किससे कम कर दिया? जितने प्राइस में आप अपने देश में बेच रहे थे। अब देखो चाइना क्या करता है, चाइना की गंदी वाली हरकतें क्या होती हैं, अपने यहाँ पे सपोज करो ये कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क 100 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है, इनके यहाँ पे खूब प्रोडक्शन हो गया, लोगों ने भर भर के खा ली डेयरी मिल्क सिल्क। फिर एक टाइम बाद में क्या होगा, लोग ऊब जाएंगे, कहेंगे नहीं यार अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हम खाएंगे किटकैट। ऐसे ही तो करेंगे ना, चेंज सबको चाहिए होता है लाइफ के अंदर। तो जब ये यहाँ के चाइना के लोग कहेंगे किटकैट किटकैट किटकैट, तो भैया डेयरी मिल्क सिल्क जो प्रोड्यूस करी गई थी इसका तो उत्पादन हुआ ही ना, प्रोडक्शन तो हुआ ही है। अब क्या करे चाइना, तो इस कंडीशन में चाइना क्या करता है, 100 रुपए की जगह पे यही चॉकलेट 50 रुपए की करेगा, इंडिया में आएगा डंप करेगा, श्रीलंका में जाएगा डंप करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डंपिंग कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ उनके खुद की कंट्री के अंदर 100 रुपए में थी, लेकिन उसकी डिमांड कम हो गई तो उसका प्राइस कम किया गया और दूसरे छोटे देशों में या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे जाके उसको सस्ते दामों पे बेच दिया। अगला सवाल, एन एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज नोन एज। मान लो कि कहीं भी तुमने कुछ पैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन अब तुम वहाँ से पैसे को वापस लेना चाहते हो बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है संक कॉस्ट। एक होता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने बैंकिंग के अंदर ये शब्द बहुत बार सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या के केस में सुना होगा, नीरव मोदी के केस में सुना होगा। क्या एनपीए, इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि आपने किसी को कोई लोन वोन दे दिया, लोन देने के बाद में अब वो पर्सन जो है वो लोन को वापस नहीं कर पा रहा है और 90 डेज यहाँ पे पूरे हो चुके हैं आपकी वार्निंग देने के बाद में भी, तो इसी को क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। मतलब आपने पैसा तो दिया था ये सोच के कि ये एसेट होगा, लेकिन आगे चल के भैया पैसा मिला ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, अगला सवाल, बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विदड्रॉ विदाउट नोटिस आर नोन एज। बैंक के अंदर जो चीज़ें डिपॉजिट करी जाती हैं अगर आप उसको विड्रॉ करते हो बिना किसी नोटिस के, तो इसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। जैसे कि मान लो कि आपने कुछ नया नया इन्वेस्टमेंट आपने किया, ठीक है, आपने अपना नया ना कोई काम शुरू किया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, क्योंकि अभी तुमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद तुम इसको अमेजोन पे लेके जाओगे, फ्लिपकार्ट पे लेके जाओगे, तब ये जाके क्या होगा, ग्रोइंग हो जाएगा। अगला, प्राइम कॉस्ट, ये किसके बराबर होती है? प्राइम कॉस्ट पहले तो होती क्या है ये जानो, तो ये वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। प्राइम कॉस्ट का मतलब हो गया कि जिस प्राइस के ऊपर, ऐसे समझ लो, मान लो कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जो कि 10 रुपए का है, ठीक है, आपने बोला कि भैया इसके ऊपर टैक्स लगेगा, 2% का टैक्स लग गया, तो ये कितना हो गया, मान लो 12 रुपए का हो गया, सपोज 12 रुपए का हो गया, तो ये क्या है, दिस इज अ प्राइम कॉस्ट, ये इसकी क्या है, प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ द इनकम इट शैल बी नोन एज। अगर मान लो कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज करता है और यहाँ पे किसी पर्सन की जो इनकम है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अगर इंक्रीज कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक पर्सन की जो सैलरी है वो 1,00,000 रुपए है, लेकिन ये जो टैक्स पे कर रहा है ये टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहा है और धीरे धीरे करके इसने इतना ज़्यादा यहाँ पे काम कर डाला है कि इसका जो टैक्स है वो इसकी सैलरी से भी ज़्यादा इसको पे करना पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अगला, कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल समझते हो, कैपिटल का मतलब ऐसे समझो कि कोई लैंड ले लिया तुमने, है ना, कोई भी तुमने लैंड खरीद लिया है, अब ये लैंड क्या है, ये कैपिटल है। क्यों?
क्योंकि आज को वही जो लैंड है वो यहाँ पे 20 लाख रुपए में, आगे चल के जब तुम इसको बेचोगे तो ये कितने में बिकेगा, हो सकता है 40 में, हो सकता है 50 में। तो ये क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन टोटल सेविंग्स, आपने क्या किया, कितनी सेविंग करी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ लेबर, इसमें से कौन सा वाला ऐसा स्टेटमेंट है जो लेबर की सप्लाई के बारे में नहीं बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। क्या मतलब हुआ, देखो लेबर के यहाँ पे लेबर क्या हो गया, लेबर का मतलब हो गया कि आप मान लो अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, अब वहाँ पे काम करने वाले लोग तो चाहिए होंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। साइज एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, अब देखो जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे और रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, मनरेगा के अंदर काम करेंगे। तो पहला वाला तो बताता है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा हुआ है नेचर ऑफ वर्क, सही बात है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपर काम है कि नहीं है, तो जब प्रॉपर काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग सिंपल सी बात है मनरेगा के अंदर जाके काम करेंगे, है ना। चौथा लिखा हुआ है वर्क लेजर रेशियो, यानी कि कौन काम कर रहा है और यहाँ पे किस तरीके से ऑल्टरनेट बेसिस पे काम कराया जा रहा है या फिर डेली वेजेस पे काम कराया जा रहा है, वो भी डिसाइड करेगा, करेक्ट है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर जो है ये नहीं बताती है। मार्जिनल का मतलब क्या हो गया कि भैया हमें ज़रूरत तो है लेकिन जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लेबर कम है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, अब चाइना अपने यहाँ पे थर्ड चाइल्ड पॉलिसी क्यों लॉन्च कर रहा है, उसके लॉन्च करने का रीज़न यही तो है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है भैया, लेबर, काम करने वाले जो लेबर है ना वो कम होते जा रहे हैं। अगला, इफ अ प्राइस ऑफ टी फॉल्स, मान लो चाय के जो प्राइस हैं वो कम हो गए, ठीक है, तो डिमांड फॉर कॉफी विल बी, कॉफी की डिमांड क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। कहेंगे मैम अगर चाय के दाम कम हो रहे हैं तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, पहली बात तो ये मत भूलना कि कॉफ़ी की जो डिमांड है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। सबसे पहले तो ये समझो, देखो अगर यहाँ पे कंडीशन लगी होती, अगर यहाँ पे कंडीशन लगी होती जैसे कि मान लो गोलू है ना, अभी चाय का बहुत बड़ा शौकीन है, तो चाय का जब बहुत बड़ा शौकीन है तो चाय का प्राइस जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो काहे को कम हो रहा है भाई, भैया वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, कॉफ़ी की तरफ भागेंगे और कॉफ़ी की डिमांड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे, हर का कोई अगर कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा तो क्या होगा, मार्केट कहेगी ठीक है भाई इसके प्राइस को और कम करो और इसकी ग्रोथ को और बढ़ाओ, इससे हम खूब सारा पैसा कमाएंगे, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पे ऐसा किया जाता है। अब जैसे कि तुम रिलायंस जियो की बात करो, अब रिलायंस जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में जब जियो आया था तो इन्होंने 100 रुपये की सिम दी और वहाँ पे भैया पूरे 3-3, 4-4 महीने का नेट पैक फ्री दे दिया। क्यों दे दिया, तो ये आपको लुभाने का ही तो तरीका था कि आप आइए और जियो की सिम खरीदिए, और उसके बाद में क्या हुआ, फिर इसके जो प्राइस थे वो इंक्रीज होने लगे। तो दिस इज अ क्राइटेरिया कि अगर किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो पहले हमें दूसरी वाली चीज़ की डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा। डिमांड क्रिएट कब होगी, जब हम उसके पैसे को कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगला, सी वाटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन द इकोनॉमी एज, इसको हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कहते हैं, तो इसको फ्री गुड्स कहते हैं। भैया इसके लिए कोई पैसा थोड़ी ना देना है, अब ये मत कहने लगना मैम वाटर का तो टैक्स पड़ता ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थिंकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है वो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है एंड द माइनिंग के ऊपर। डिमिनिशिंग लॉ का मतलब हो गया कि अगर किसी भी चीज़ का मान लो कि प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया तो धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, समझ गए। अच्छा, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब है क्या, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, है ना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, ये हमारी इकोनॉमी का मतलब है। आगे जाके मार्क करके आएंगे मैन्युफैक्चरिंग, हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी भी चीज़ को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सामने लेकर आना। अगला, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेटेड सप्लाई, इन्फ्लेशन जो है वो कब होता है, अगर यहाँ सप्लाई के साथ में हम इसको कंपेयर करें तो लेस देन एग्रीगेटेड डिमांड, यानी कि सपोज करिए कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। हर किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गई है, हर कोई यहाँ पे लिम्बोर्गिनी खरीद सकता है, तो ये क्या है, मनी की वैल्यू कम हो गई है। अब मनी की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो डिमांड भी तो क्रिएट होगी, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई आपको प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, लेस देन द एग्रीगेटेड डिमांड, डिमांड से यहाँ पे इसको सप्लाई को कंपेयर किया गया।
अगला, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन अ कंट्री ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड इकोनॉमिक कंडीशन इट इज नोन एज। सवाल में कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पैसे को अपनी कंट्री से निकाल के दूसरे देशों के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कभी भी गिर सकती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बैंक रन, अगर नहीं सुना है तो आपको बता देते हैं। बैंक रन का मतलब होता है, वाली मूवी देखिए हेरा फेरी मूवी, उसमें वो होती है ना बिपाशा बासु, तो उसमें दिखाते हैं ना कि आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद में जो बैंक होता है वो क्या होता है, पैसा लेके भाग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैंक रन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट इफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। मान लीजिए कि जो बैंक रेट है अगर वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इससे जो क्रेडिट होता है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल है भाई, बैंक रेट कम होने का मतलब है कि तुमको जिस रेट के ऊपर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तुमको लोन देना था वो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो हर कोई डिमांड करेगा, हर कोई सोचेगा कि भैया हमें इंटरेस्ट तो कम देना है, चलो लोन ले लेते हैं, हमारी जरूरत भी है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ग्रेसम लॉ बहुत बार पूछा गया सवाल, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेशन ऑफ करेंसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। करेंसी कहाँ से कहाँ जा रही है, जैसे कि मानो गोलू ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अब इसने जो इन्वेस्टमेंट किया तो इसको टैक्स भी देना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को पैसे भी देने पड़ेंगे, सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो ये धीरे धीरे करके जब एक पूरा चेन बना के गोलू के पास में दोबारा घूम के पैसा आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ग्रीसम लॉ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज कॉम्पोनेंट ऑफ, इंटरेस्ट रेट जो है किसकी पॉलिसी होती है भैया, नीति आयोग की नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द रेफरेंस टू द डिस्पोजिटरी सर्विसेज, ये डिस्पोजिटरी सर्विसेज क्या होती हैं, चलो समझते हैं। एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। अब जैसे कि मान लो कि आपने अपना डिजी लॉकर खुलवाया है ना, अब डिजी लॉकर में क्या होता है, आपने अपने सारी चीज़ों को उसके अंदर प्रोटेक्ट करके रख दिया, अब आपके पास में उसका पासवर्ड है, आप ही तो होगे जो उसको खोल पाओगे, लेकिन जब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए अगर सेव करके रखते हो, किसी एजेंसी के साथ में अगर आप ऐसा करते हो, तो इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, डिपॉजिटरी सर्विस कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होंगे जो आपको सर्विस वो प्रोवाइड करेंगे उसको हम डिपॉजिटरी सर्विस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला, द टर्म ग्रीन जीएनपी, जीएनपी तो हम सबको पता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये किस चीज़ के बारे में बताती है, तो ग्रीन आया है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जैसे कि रुपये की जो वैल्यू है उसको हमने कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिवैल्यूएट कर गई, तो आउटकम ऑफ द डिवैल्यूएशन यानी कि अगर हमने अपनी करेंसी का जो अमाउंट है अगर वो डिक्रीज कर दिया तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, पैसा कम अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा, लोग उसकी डिमांड करना शुरू करेंगे, तो बस यही तो आएगा। ठीक है, अगला सुनिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज डिफाइंड एज, क्या होता है, तो ये कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि आपने कितना बाहर भेजा, कितना आपने अपने लिए मंगाया है, अपने देश के अंदर मंगाया है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसका पूरा एक आप कह सकते हैं कि पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करके रखा जाता है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे आपसे, अगर नहीं सॉल्व हुए होंगे तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया है ताकि आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। आपको जितने सवाल पढ़ाए जाएंगे आपके पेपर में इतने में ही से ही सवाल बनेगा, और लास्ट में आपको इंडेक्स के बेसिस पे भी एक क्लास करा दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कई बार इकोनॉमिक्स में आपकी कोर कंटेंट से सवाल नहीं बल्कि सिर्फ इंडेक्स पूछ के निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, नया जीएस का बैच जो है वो आपका 29 से स्टार्ट होने जा रहा है, एक 22 से स्टार्ट हो चुका है, दूसरा 29 से स्टार्ट होगा। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप सितंबर के अंदर ज्वाइन करते हैं तो 1 साल का ज्वाइन करने पे आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन, और 2 साल का ज्वाइन करने पे आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। अमाउंट इसका होगा करीबन 5400 रुपीज़, कोड लगेगा प्रति 10, और इसी कोड के साथ में आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आपका कॉम्बैक जो है वो होता है हर संडे को दोपहर में 12 बजे, जिसे मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है।
चलिए मिलते हैं आपसे 6:45 AM पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।